से खून बहने लगा। यंग मास्टर, चलिए यहाँ से चलते हैं, देवांश ने घबराते हुए कहा। चलिए, क्यों? हम यहाँ आइस लोट्स लेने आए हैं और वो लेकर ही जाएंगे, आहान ने कहा। ये सुनकर देवांश का मुंह बिगड़ गया। इस वक्त उनके लिए उनकी जान बचाना ज्यादा जरूरी था। देवांश का चेहरा देखकर आहान ने कहा, मुझ पर भरोसा करो। इसके आगे देवांश कुछ नहीं कह सकता था। उधर अनूप की हालत बहुत खराब थी। उसने पुलकित से कहा, अदिति को लेकर जाओ यहाँ से। पुलकित जब अदिति को ले जाने लगा तब अदिति चिल्लाने और रोने लगी, मैं अंकल को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अदिति के पिता के गुजर जाने के बाद अनूप ने ही उसका ख्याल रखा था। अनूप अदिति के लिए पिता समान था और वो उसके साथ ऐसा होते नहीं देख सकती थी। उसने खुद को पुलकित की पकड़ से छुड़वाने की बहुत कोशिश की। आहान अनूप से बहुत इम्प्रेस हो गया था। वहां इतना कुछ हो रहा था फिर भी अनूप अदिति को बचाने की सोच रहा था। आहान के मन में उसके लिए इज्जत आ गई थी। अनूप अंकल, अदिति चिल्ला रही थी। अदिति यहाँ मत आना, मैं नहीं बचूंगा पर तुम्हारा बचना जरूरी है, अनूप ने कहा। सांप ने एक बार फिर अनूप में हमला किया पर तभी उनके बीच आहान आ गया। क्या आहान इस सांप को हरा पाएगा? आहान अनूप को पसंद नहीं करता था, पर अनूप जब से वो सांप आया था तब से सिर्फ सबको बचाने के बारे में सोच रहा था और खुद लड़ रहा था, इसलिए आहान उसकी मदद करने आ गया। जब सब उस सांप से दूर भाग रहे थे तब आहान चलकर उसके पास जा रहा था। देवांश और बाकी लोग बहुत हैरान थे। यंग मास्टर, यह आप क्या कर रहे हैं? देवांश ने चिल्लाकर कहा। आहान ने बिना देवांश की तरफ देखते हुए कहा, सांप को मारने जा रहा हूं। सांप को मारने? ये सुनकर सब हैरान हो गए थे। जिस सांप को गोलियों से और तलवार से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उसे आहान भला कैसे मारेगा? इस वक्त अदिति और पुलकित की नजरें भी आहान पर थी। अदिति सोच रही थी, मुझे इसकी बात मान लेनी चाहिए थी। उसने कहा था यहाँ खतरा है, पर मैंने ही उसकी बात नहीं मानी। मेरी वजह से अनूप अंकल मुसीबत में पड़ गए हैं। ये सोचते हुए अदिति रो रही थी। तुम क्या कर रहे हो? पुलकित ने परेशान होते हुए पूछा। देखते जाइए, आहान ने कहा। तुम यहाँ क्यों आए हो? अनूप ने खुद को संभालते हुए कहा। आपको बचाने आया हूँ, आहान ने कहा। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि यहाँ कितना बड़ा खतरा है? तुम खुद नहीं बच पाओगे, मुझे कैसे बचाओगे? अनूप ने कहा। आहान ने अनूप की बात का कोई जवाब नहीं था। तब अनूप ने उसे टॉन्ट मारते हुए कहा, जो करना है करो, ऑल द बेस्ट। इस वक्त उस काले सांप ने अटैक किया। अनूप की आंखों के आगे अंधेरा छा गया जब उसने उस सांप को आहान की तरफ आते हुए देखा। आहान के रिफ्लेक्सेस बहुत स्ट्रांग थे। आहान ने अपने आप को वार से बचाया और उछलकर सांप के सिर पर मुक्के से मारा। जिस सांप को गोलियों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उसे आहान के मुक्के की वजह से खून आने लगा था। सबकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। जब से वो सांप बाहर आया था तब से उसे कोई चोट नहीं पहुंचा पाया था। ये पहली बार था जब उसके सिर से खून आने लगा था। तुम सच में मार्शल आर्टिस्ट हो, अनूप ने कहा। उसके चेहरे की हैरानी वो छुपा नहीं पा रहा था। उसे समझ आ गया था कि वो मार्शल आर्टिस्ट, पर उसमें इस तरह की ताकत थी उसे इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं था। आहान का सारा ध्यान इस वक्त सांप पर था। सांप अपनी हरी आंखों से आहान को घूर रहा था। तलवार, आहान ने अपना हाथ हवा में उठाया और कहा। देवांश ने तुरंत तलवार निकाली और उसे आहान की तरफ फेंका। तलवार हवा को चीरते हुए सीधे आहान के साथ में आई। तलवार के साथ आहान का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया था। उस काले सांप और आहान की ताकत का अंदाजा वहां मौजूद हर आदमी को हो गया था। दोनों ही एक से बढ़कर एक थे, पर फिर भी सबको आहान के लिए डर लग रहा था। अब सांप का शरीर तोप के गोले की तरफ आहान की तरफ आया। किसी ने नहीं सोचा था कि आहान इस हमले से बच पाएगा, पर आहान हवा में उछला और वहां पड़े एक बड़े से पत्थर पर चढ़ गया। उस सांप का शरीर पत्थर से टकराया और पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो गए। अनूप के दिल की धड़कनें बढ़ गई। उसने मन में सोचा, यह कोई साधारण आदमी नहीं है। पता नहीं मैं इसके बारे में क्या क्या सोच रहा था। देवांश और उसके भाई बहन ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा था कि आहान नहीं बच पाएगा। सांप की आंखों में डर भी था और गुस्सा भी था। वो छटपटाने लगा क्योंकि आहान उसके वार से बच गया था, पर अभी उसने आहान पर कोई वार नहीं किया। सांप को ऐसे देखकर आहान भी थोड़ा शांत हो गया। जैसे ही सांप ने देखा कि आहान शांत हो गया है, उसने फिर से आहान पर हमला किया। इस बार फिर आहान ने खुद को बचा लिया था। आहान को ये सब अब फालतू लगने लगा था। उसने तय किया कि अब वो ये खेल और नहीं खेल। आहान ने अपने हाथों से एक मूव किया और खुद को जमीन से कुछ मीटर ऊपर उछाला। फिर उसने अपनी तलवार चलाई और उस सांप पर हमला किया। आहान की स्पीड और तकनीक जानलेवा थी। जो सांप अब तक हर वार सह रहा था, वो यह वार नहीं सह पाया। उसके शरीर पर बहुत गहरा घाव था जिससे खून बह रहा था। सांप दर्द में तड़पता रहा और फिर कुछ पल बाद उसका सिर जमीन पर गिर गया। आहान ने सांप को मार दिया था। वहां मौजूद सबके शरीर जम गए थे। आज उन्होंने जो देखा था उसे वो जिंदगी भर याद रखेंगे। आहान ने एक 3 फीट लंबे सांप को मार दिया था। अनूप बार बार अपनी आंखें मसल रहा था। सांप मर गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उधर पुलकित और अदिति खुश भी थे और हैरान भी थे। अनूप अंकल को कुछ नहीं हुआ। अनूप अंकल बिल्कुल ठीक है।
अदिति बार बार यही कह रही थी। जब अनूप जमीन पर गिर गया था तब अदिति ने मान लिया था कि आज वहां से जिंदा कोई नहीं जाएगा। यंग मास्टर इंसान है या नहीं? सूरज ने कहा। सूरज के पैर कांप रहे थे। तुम यंग मास्टर के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? देवांश ने कहा। हालांकि वो जानता था कि सूरज के कहने का क्या मतलब था, पर फिर भी उसने सूरज को टोका। भाई, मेरा वो मतलब नहीं था। सूरज ने अपनी नजरें झुका ली। यंग मास्टर की ताकत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, शान ने कहा। यंग मास्टर कितनी सिंपल दिखते हैं, पर उनकी पावर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तन्वी ने कहा। देवांश ने इस पूरी सिचुएशन में कुछ रिएक्ट नहीं किया था। उसके मन में आहान के लिए इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। देवांश ने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा फाइटर नहीं देखा था। इस वक्त आहान सबके लिए भगवान का रूप था। देवांश आहान के पास आया और बोला, सीनियर, थैंक यू सो मच। अगर आप नहीं होते तो आज मैं जिंदा नहीं होता। आपने मेरी जान बचाई है। अगर मेरे लायक आपके पास कोई भी काम होगा तो मुझे कहना, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा। अनूप ने आहान के सामने अपना सिर झुका लिया था। अनूप ने जान लिया था कि आहान सिर्फ एक मार्शल आर्टिस्ट ही नहीं बल्कि एक मार्शल आर्ट मास्टर है। इस वक्त देवांश, शान, सूरज और तन्वी भी वहां आ गए। यंग मास्टर, अब तो इस पानी में कुछ नहीं है ना? सूरज ने डरते हुए पूछा। अगर आहान आज उनके साथ नहीं होता और उन्हें खतरे के बारे में नहीं बताता तो इस वक्त वो चारों उस सांप के पेट में होते। आहान ने मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन ना में हिलाई और कहा, नहीं, तुम जाकर आइस लोट्स ले आओ। सूरज के चेहरे पर खुशी आ गई। बिना डाइवर्स सूट पहने वो तालाब में कूद गया। ब्रदर अनूप, हम आइस लोट्स ले जा रहे हैं। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? देवांश ने पूछा। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइस लोट्स तो सीनियर का ही है। अनूप ने तुरंत हड़बड़ी में जवाब दिया। उसे समझ आ गया था कि आहान से आइस लोट्स के लिए लड़ना फिजूल होगा। आज अगर आहान नहीं होता तो आइस लोट्स तो क्या बंसल परिवार के लोग भी जिंदा नहीं होते। तभी वहां अदिति आई और आहान के सामने झुक गई। थैंक यू यंग मास्टर, आपकी वजह से अनूप अंकल सही सलामत है। यू आर वेलकम, आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। अदिति की तरफ आहान की कोई खास राय नहीं थी, इसलिए उसे उससे कोई दिक्कत नहीं थी। वो थोड़ी घमंडी और नकचड़ी थी, पर दिल की अच्छी थी। यंग मास्टर, क्या आप एक आइस लोट्स मुझे बेच सकते हैं? मैं उसे खरीदना चाहती हूँ। अदिति ने बहुत हिम्मत करके कहा। यंग मास्टर, मेरे दादाजी की जान बचाने के लिए मुझे इस आइस लोट्स की जरूरत है। श्याम बंसल की तबीयत बहुत खराब थी। अगर उन्हें कुछ बचा सकता था तो वो आइस लोट्स ही था। आहान थोड़ा सा परेशान हो गया। वहां 3 आइस लोट्स थे, जिसमें से एक अतुल के लिए था और एक शनाया के लिए। एक आहान अपने पास इमरजेंसी के लिए रखना चाहता था। आहान के चेहरा देखकर अदिति ने कहा, आप जितनी कीमत मांगेंगे मैं उतनी देने के लिए तैयार हूँ, पर प्लीज एक आइस लोट्स मुझे दे दीजिए। उसे डर था कि कहीं आहान मना ना कर दे। मिस अदिति, पैसों की कोई बात नहीं है, आहान ने कहा। आहान के पास बहुत पैसा था, उसे आइस लोट्स बेचने की कोई जरूरत नहीं थी। अदिति सोच में पड़ गई। अगर बात पैसों की नहीं थी तो क्या बात थी? कुछ देर सोचने के बाद आहान ने कहा, ठीक है, मैं आपको एक आइस लोट्स दे दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? अदिति कंफ्यूज हो गई और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसके दिमाग में सिर्फ यही था कि आखिर आहान उससे क्या मांगेगा। अदिति को ऐसे देखकर आहान के चेहरे पर हंसी आ गई। उसने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, मिस अदिति, मुझे बंसल फैमिली से एक प्रॉमिस चाहिए। बंसल फैमिली से प्रॉमिस? अदिति के चेहरे पर कंफ्यूजन बढ़ गया था। हाँ, फ्यूचर में कभी अगर मुझे बंसल फैमिली की जरूरत हुई तो वो मेरी एक बार मदद जरूर करेंगे, आहान ने कहा। जब अदिति ने देखा कि आहान इस बात को लेकर सीरियस था तब अदिति के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। यंग मास्टर, अगर आप मुझे यह आइस लोट्स दे देंगे तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि बंसल फैमिली आपकी मदद जरूर करेगा। मिस अदिति, क्या आप पूरा बंसल परिवार रिप्रेजेंट करती है? आहान ने पूछा। बंसल फैमिली की तरफ से शर्त मान लेना अदिति के हाथ में नहीं था। बंसल फैमिली और अदिति बंसल होने में बहुत फर्क था। अदिति की पोजीशन भले ही बंसल फैमिली में बहुत ऊपर थी, पर उसकी भी वहां इतनी नहीं चलती थी। हाँ, ऐसा मुमकिन है, अदिति ने कहा। उसे नहीं पता था कि आहान कब और कैसी मदद मांगेगा और श्याम उसके लिए तैयार होगा या नहीं, पर फिर भी अदिति मान गई। आप श्योर है? आहान ने कहा। हाँ, मैं आपकी मदद करने के लिए दादाजी को मना लूंगी, अदिति ने कहा। आहान फिर से हंसने लगा। मिस अदिति, बंसल फैमिली माने या ना माने, आप यह आइस लोट्स ले सकती है। आहान के लिए 2 आइस लोट्स जरूरी थे। वो एक आइस लोट्स श्याम को बचाने के लिए दे सकता था। आहान के लिए अपनी शर्त से ज्यादा किसी की जान बचाना इम्पोर्टेंट था। थैंक यू यंग मास्टर, अदिति ने कहा और फिर वो अनूप की तरफ मुड़ी। अनूप अंकल, इस आइस लोट्स की कीमत क्या है? अनूप ने आइस लोट्स की कीमत कैलकुलेट करने के बाद कहा, इसकी कीमत 20 लाख रुपए है। क्या? इतना अमाउंट सुनकर अदिति शॉक हो गई। हाँ, ये बहुत कीमती फूल है और आसानी से नहीं मिलता है, इसलिए इसकी कीमत इतनी ज्यादा है, अनूप ने समझाया। अच्छा, अदिति ने कहा। यंग मास्टर, मेरे पास इस वक्त 8 लाख रुपए है।
बाकी के 12 लाख रुपए मैं आपको कुछ महीनों में चुका दूंगी, अदिति ने आहान से कहा। अदिति इतने पैसे अपने बिजनेस से देना चाहती थी। मिस अदिति, उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप यह आइस लोट्स ले जा सकती है, आहान ने कहा। नहीं, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है, अब अगर मैं यह आइस लोट्स ऐसे ही ले गई तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। यंग मास्टर, यह एक रिक्वेस्ट है, अदिति ने कहा। ठीक है, आहान ने कहा। इस वक्त सूरज तीनों आइस लोट्स ले आया था। यंग मास्टर, मैं आइस लोट्स ले आया। सूरज की खुशी का ठिकाना नहीं था। आहान ने उन्हें एक बॉक्स में डाला और एक बॉक्स अदिति को दे दिया। आई होप मिस्टर बंसल जल्दी ठीक हो जाए। थैंक यू यंग मास्टर, हम आपका यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे, अदिति ने कहा। देवांश, विक्की और सनी को फोन करके बुला लो, उन्हें कहना कि इस सांप को ले जाए, आहान ने कहा। आहान के लिए वो सांप उसकी सबसे बड़ी जीत थी। अब वो उस सांपों की खाल से प्रोटेक्टिव जैकेट्स बनाने वाला था। जी यंग मास्टर, देवांश ने कहा। इसके बाद सब वहां से निकल गए और काफी देर चलने के बाद स्प्रिंग कॉर्पोरेशन पहुंचे। यहां से सब अपने अपने रास्ते पर चले गए। जब विक्की और सनी तालाब के पास पहुंचे तब इतना बड़ा सांप देखकर वो अंदाजा भी नहीं लगा पा रहे थे कि वहां क्या हुआ था। विक्की, ये सब क्या है, सनी ने कहा। यंग मास्टर की ताकत का अंदाजा लगाना नामुमकिन है, विक्की ने कहा। इस वक्त मनाली में एक हेलीकॉप्टर लैंड हुआ, उसमें से एक लड़की निकली। वो ऊपर से नीचे तक ब्रांडेड कपड़ों में थी और उसके आंखों पर चश्मा था। उसका चेहरा पूरा नहीं दिख रहा था पर उसकी बॉडी बहुत खूबसूरत थी। वो नालायक कहाँ है, उस लड़की ने पूछा। वो सुबह स्प्रिंग कॉर्पोरेशन गया था, एक आदमी ने जवाब दिया। अच्छा, उसके घर चलकर उसका इंतजार करेंगे हम, लड़की ने कहा और वो कार में बैठकर स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की तरफ रवाना हो गए। ये लड़की कौन है? इस लड़की का आना आहान की जिंदगी में कौन सा नया तूफान लाने वाला है? स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के अपने घर में इस वक्त यामिनी खाना बना रही थी। बहुत दिनों बाद आज वो काफी खुश थी क्योंकि वो स्प्रिंग कॉर्पोरेशन में रह रही थी। यहाँ आते ही उनका स्टेटस बदल गया था। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। आ रही हूँ, यामिनी ने कहा। नॉक की आवाज फिर भी नहीं रुक रही थी और यामिनी के हर कदम से साथ बढ़ती जा रही थी। यामिनी को इरिटेशन होने लगी। दिमाग खराब हो गया है क्या? बोल तो रही हूँ आ रही हूँ, दरवाजा तोड़ने का इरादा है क्या? यामिनी ने चिल्लाकर कहा। तभी अचानक से दरवाजा टूटकर घर के अंदर गिर गया। यामिनी को बहुत गुस्सा आया। वो पैर पटकते हुए दरवाजे की तरफ गई। यामिनी के सामने एक एक्सप्रेशनलेस चेहरा था जिसे देखकर उसने कुछ नहीं कहा। यामिनी थोड़ा घबरा गई थी। कौन हो तुम? तुमने मेरे घर का दरवाजा क्यों तोड़ा? यामिनी ने अपना गुस्सा छुपाते हुए कहा। उस लड़की को देखकर यामिनी समझ गई थी कि वो किसी बहुत पावरफुल बैकग्राउंड से है। यामिनी को उससे लड़ना सही नहीं लगा। उस लड़की के साथ एक बूढ़ा आदमी और 3 बॉडीगार्ड भी थे। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरा नाम पूछो, उस लड़की ने कहा। यह सुनकर यामिनी ने अपने मन में सोचा, बदतमीज लड़की, वो नालायक कहाँ है? उस लड़की ने चारों तरफ देखा और फिर यामिनी से पूछा, नालायक से तुम्हारा क्या मतलब है? इस घर में जो लोग रहते हैं उनका नाम है, यामिनी ने कहा। यामिनी इसकी और बकवास नहीं सुनना चाहती थी। उसने अभी अभी यामिनी का नया दरवाजा तोड़ा था, अब उसके परिवार के किसी मेंबर को वो नालायक बुला रही थी। मुझे जुबान लड़ा रही हो, उस लड़की ने गुस्सा करते हुए कहा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपको कोई गलतफहमी हुई है। यामिनी ने फिर से अपना गुस्सा पी लिया। उस लड़की का चेहरा देखकर यामिनी घबरा रही थी। जो भी है, उस नालायक को बुलाओ यहाँ, उस लड़की ने फिर से कहा। मिस अनन्या, जिस नालायक की बात कर रही है वो आहान है, आहान को बुलाओ, बूढ़े आदमी ने कहा। अनन्या रायजादा आहान की कजिन थी और उसे उसके नाम से बुलाना पसंद नहीं करती थी। अच्छा, आप उस नालायक की बात कर रही है, यामिनी ने कहा। उसकी आंखों में एक चमक थी। वो इस वक्त घर पर नहीं है, यामिनी ने कहा। यामिनी को लग रहा था कि आहान का दुश्मन उसका दोस्त था। दोनों ही आहान से नफरत करती थी। अब यामिनी को अनन्या अच्छी लगने लगी थी। यामिनी के रिएक्शन से अनन्या को विश्वास हो गया था कि रायजादा फैमिली में जो बातें घूम रही थी वो सच थी। आहान की शादी गिल फैमिली में हो गई थी और उसे वहां ज्यादा इज्जत नहीं, खासकर अपनी सास से। वो उससे नफरत करती है। कब वापस आएगा वो? अनन्या ने पूछा। पता नहीं, पर अगर कुछ जरूरी बात है तो मैं कॉल करके उसे तुरंत बुला लेती हूँ, यामिनी ने पूछा। आहान की वजह से कुछ दिनों में उसके साथ बहुत कुछ हो गया था। अब इस लड़की को देखकर यामिनी को लग रहा था कि वो अपनी बदनामी का सारा हिसाब इसके थ्रू ले सकती थी। हाँ, उसे फोन करो और कहो कि तुरंत यहाँ आए, अनन्या ने कहा। यामिनी ने जैसे ही फोन निकालकर आहान को कॉल करने लगी, पीछे से एक आवाज आई, आप उसे कॉल नहीं कर सकती। यह आवाज शनाया की थी। शाइना उनके पास आई और यामिनी की तरफ देखते हुए बोली, आप आहान को कॉल नहीं करेंगी? अनन्या ने शनाया को ऊपर से नीचे घूरा और कहा, तो तुम उस नालायक की पत्नी हो? अपना जुबान संभाल कर बात करो, शनाया ने रूखी आवाज में कहा। इस वक्त दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं था, पर फिर भी वो आहान के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती थी। अनन्या को शनाया की धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ा।
उसने 2 कदम आगे लिए और शनाया के सामने आकर कहा, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं उसे नालायक ही बुलाऊंगी, क्या कर लोगी तुम मेरे साथ? शनाया को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने अनन्या पर हाथ उठाने की कोशिश की, पर उससे पहले ही अनन्या ने उसे थप्पड़ मार दिया। शनाया एक थप्पड़ से ही नीचे गिर गई और उसके होंठ के किनारे से कहा आने लगा। तुम्हें बहुत चिंता है अपने पति की, अनन्या ने कहा। अनन्या को लगा कि शनाया बहुत बेवकूफ थी जो उस पर हाथ उठाने की कोशिश कर रही थी। अगर शनाया स्मार्ट होती तो उसे समझ आ जाता कि अनन्या कोई सिंपल लड़की नहीं है। अनन्या समझ गई थी कि शनाया के दिल में आहान के लिए क्या जगह थी। यामिनी कौन आया है? इस वक्त शेखर अपने कमरे से आंखें मलते हुए बाहर निकला। जब उसने देखा कि शनाया के होंठ के किनारे से खून आ रहा है, तब उसने गुस्से में कहा, कौन हो तुम और तुमने मेरी बेटी पर हाथ क्यों उठाया? तुम्हारी बेटी, अनन्या ने कहा और शनाया को एक थप्पड़ और मारा। ये थप्पड़ खाने के लायक ही है, एक नहीं 10 थप्पड़ मारूंगी मैं इसे। तुम अपनी हद पार कर रही हो, शेखर ने कहा और अनन्या की तरफ अटैक किया। शेखर, इतने में यामिनी चिल्लाई क्योंकि अनन्या के बॉडीगार्ड ने शेखर को लात मारी थी। शेखर कुछ मीटर दूर जाकर गिरे और उनकी नाक भी टूट गई थी। तुम मेरे घर में आकर ऐसे मार धाड़ नहीं कर सकते, ये कानून के खिलाफ है, यामिनी ने चिल्लाकर गुस्से में कहा। कानून? मेरी मैडम का परिवार ही कानून है, उस बॉडीगार्ड ने कहा। मॉम, पुलिस को बुलाओ, शनाया ने अपने दांत पीसते हुए कहा। उसके सामने जो लोग थे वो बहुत बदतमीज थे। हाँ, पुलिस बुला लो, अनन्या ने कहा। मैं भी तो देखूं वो अनन्या रायजादा को क्या बोलते हैं। अनन्या की आवाज में घमंड था। अनन्या रायजादा, ये सुनकर शनाया हैरान हो गई। उसके सामने जो लड़की थी वो रायजादा फैमिली से थी। रुको तुम, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ, यामिनी ने कहा। यामिनी को भरोसा नहीं था कि यह लड़की इतनी पावरफुल थी कि पुलिस भी इसका कुछ ना बिगाड़ पाए। वही अनन्या बहुत कैजुअल और रिलैक्स थी क्योंकि वो जानती थी कि पुलिस तो क्या कोई भी वहां आ जाता तो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। आखिर वो ऐसा के सबसे अमीर परिवार की बेटी थी। मॉम, रहने दीजिए, शनाया ने कहा। शनाया जानती थी कि पुलिस को बुलाना बेकार होगा। क्या तुमने ही तो पुलिस बुलाने के लिए कहा था और अब तुम ही मना कर रही हो, क्यों? यामिनी ने कहा। ऐसे ही कोई कारण नहीं है, शनाया ने जवाब दिया। तुम्हें आहान से क्या काम है? शनाया ने अनन्या से पूछा। तुम्हें क्यों बताऊं? अनन्या ने कहा। भले ही शनाया आहान की पत्नी थी पर फिर भी अनन्या ने नहीं बताया कि वो वहां क्यों आई थी। मैं आहान की पत्नी हूं, मुझे जानने का हक है, शनाया ने कहा। अगर आहान की बीवी हो ना तो उसे कॉल करो और यहाँ बुलाओ, अनन्या ने उसे घूरते हुए कहा। शनाया ने कोई जवाब नहीं दिया और लगातार अनन्या की आंखों में देखती रही। 10 सेकंड देती हूं मैं तुम्हें उसे कॉल करके यहाँ बुलाने के लिए, अनन्या ने कहा। अगर मैंने 10 सेकंड में ऐसा नहीं किया तो? शनाया ने पूछा। तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी, अनन्या ने कहा। ठीक है, मैं कॉल करती हूँ, शनाया ने कहा। चलो तुम इतनी समझदार तो हो, अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा। शनाया ने तुरंत अपना फोन निकला और आहान को कॉल किया। इस वक्त आहान पहाड़ से नीचे उतर रहा था। जब उसका फोन बजा और उसने शनाया का नाम देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। शनाया ने आज बहुत दिनों बाद उसे कॉल किया था। आहान ने जब फोन उठाया तब शनाया ने बहुत रूखी आवाज में कहा, हेलो आहान, मैं तुम्हें डिवोर्स दे रही हूँ, मेरे घर आने की कोई जरूरत नहीं है, शनाया ने कहा और फोन रख दिया। शनाया ने आहान को कुछ भी बोलने का मौका नहीं दिया था। आहान का दिल घबराने लगा। क्या शनाया ने यह फैसला बहुत सोच समझ कर लिया था? आहान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उधर शनाया ने जैसे ही फोन रखा, अनन्या ने थप्पड़ मारा। इस बार शनाया दीवार से टकराई और उसके मुंह से खून निकलने लगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, अनन्या ने गुस्से में कहा। उसे बिल्कुल नहीं लगा था कि शनाया उसे इस तरह चिढ़ाएगी। वो गुस्से में लाल पीली हो रही थी। सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, मिस अनन्या रायजादा, शनाया ने मुस्कुराते हुए कहा। शनाया जानती थी कि अनन्या यहाँ आहान के लिए कोई नई मुसीबत खड़ी करने आई थी। पहले जब भी कोई मुसीबत आती थी शनाया को आहान पर पूरा भरोसा होता था कि वो डील कर लेगा। इस बार भी उसे भरोसा था, पर इस बार जो मुसीबत बनकर आई थी वो रायजादा फैमिली से थी। रायजादा फैमिली पूरे एशिया में टॉप पर थी और इस बात से कोई अनजान नहीं था। आहान और रायजादा फैमिली के बीच कुछ बड़ा तो होने ही वाला था। फिर भी शनाया ने सोचा जब तक इसे टाला जा सकता था तब तक सबके लिए अच्छा रहता। इसलिए शनाया नहीं चाहती थी कि आहान और अनन्या मिले। डिसअपॉइंटेड? बिल्कुल भी नहीं। तुमने आग में घी डालने का काम किया है, मैं इस बात से डिसअपॉइंट क्यों होंगी, अनन्या ने कहा। इस वक्त अनन्या का पूरा शरीर गुस्से में गर्म हो रहा था और कांप रहा था। शनाया ने इस बात पर कुछ नहीं कहा। अनन्या ने अपना गुस्सा शांत करते हुए कहा, अब तुम अपने पति से इतना प्यार करती हो तो तुम्हारा पति भी तुमसे इतना ही प्यार होगा। तो अगर उसने मुझे तुम्हें नुकसान पहुंचाते देखा तो उसका रिएक्शन क्या होगा? अनन्या की मुस्कान खतरनाक थी। शनाया का खूबसूरत चेहरा फीका पड़ गया था। अनन्या उसे टॉर्चर करने वाली थी और यह बात शनाया जान गई थी। इसके हाथ पैर बांध दो, अनन्या ने ऑर्डर दिया। यस मैडम,
उसके बॉडीगार्ड ने कहा। 2 बॉडीगार्ड शनाया के पास आए और बिना किसी एफर्ट के उन्होंने शनाया को बांध दिया। फिर अनन्या ने एक चाकू निकला और उसे शनाया की तरफ लाए। ये तुम क्या कर रही हो? शनाया ने कहा। इस वक्त शनाया की आंखों में बिल्कुल डर नहीं था। वो बिना डर अनन्या को घूर रही थी। मैं देख रही हूं कि मेरे चाकू में कितनी धार है, अनन्या ने कहा। मेरी बेटी को हाथ भी मत लगाना, जो बात करनी है मुझसे करो। शेखर की आंखें ये बोलते हुए गुस्से से लाल थी। इस आदमी का मुंह बंद करो, देखते हैं ये यहाँ पर क्या तमाशा करता है, अनन्या ने ऑर्डर दिया। यस मैडम, बॉडीगार्ड ने कहा। रुको रुको, यामिनी अपने घुटनों पर बैठ गई और रोने लगी। प्लीज उन्हें कुछ मत कीजिए मिस अनन्या, मैं अभी उस नालायक को यहाँ बुलाती हूँ। यामिनी अपने पति और बेटी के लिए अनन्या से भीख मांगने लगी। यामिनी ने अपना फोन निकला और आहान को फोन करने लगी। इतने में अनन्या ने उससे फोन छीना और उसे हवा में फेंक दिया। यामिनी के फोन के टुकड़े हो गए। अब तुम्हें उस नालायक को बुलाना है, अब बहुत देर हो गई है, अनन्या ने कहा। अब मैं इसे अच्छा सबक सिखाऊंगी और फिर तुमसे डील करूंगी, अनन्या ने कहा। रायजादा फैमिली में अगर किसी की सबसे ज्यादा बात होती थी तो वो शनाया थी। सब जानते थे कि शनाया आहान के लिए क्या मायने रखती थी। आहान शनाया के लिए कुछ भी कर सकता था। ये कहना गलत नहीं होगा कि शनाया आहान की कमजोरी थी। वैसे भी शनाया आहान के लिए जितनी इम्पोर्टेंट होती, अनन्या के लिए उतना ही अच्छा होता। अब अनन्या शनाया को नुकसान पहुंचाती और फिर आहान का रिएक्शन देखती। अनन्या ने मन में सोचा, जब वो नालायक अपनी पत्नी को इतना टॉर्चर होते हुए देखेगा तब उसकी क्या हालत होगी। शनाया को ऐसे देखकर वो जीते जी मर जाएगा। फिर अनन्या मुस्कुराई और शनाया से उसने कहा, पहले तुम्हारे चेहरे पे कट मारूं या फिर तुम्हारे शरीर पर। फिर उसने अपना चाकू शनाया की गर्दन पर रखा। इस वक्त अनन्या की मुस्कान से बड़े बड़ों की दिल की धड़कनें बढ़ सकती थी। अगर हिम्मत है तो मुझे मार कर बताओ, शनाया गुस्से में चिल्लाई। तुम्हें मार दूं? बिल्कुल नहीं, तुम इतनी इंटरेस्टिंग हो और आहान की जान हो, मैं तुम्हें इतनी आसानी से कैसे मार दूं, अनन्या ने कहा। शनाया आहान की कमजोरी थी, इसलिए अनन्या उसे मारना नहीं चाहती थी। अगर वो शनाया को मार देती तो फिर आहान को किसी का कोई डर नहीं रहता। तब तक शनाया थी, तब तक आहान से डील किया जा सकता था। तुम्हारी आहान से इतनी दुश्मनी किस बात की है? शनाया ने पूछा। दुश्मनी कुछ नहीं है, बस वो नालायक मुझे पसंद नहीं है, अनन्या ने कहा। शनाया अनन्या की बात अच्छे से समझती थी। अनन्या को आहान पसंद नहीं था क्योंकि वो रायजादा परिवार का उत्तराधिकारी था। तुम्हारा चेहरा इतना खूबसूरत है, अगर मैं इसे बर्बाद कर दूं तो फिर उस नालायक का क्या होगा, अनन्या ने कहा और अपने चाकू से शनाया का चेहरा सहलाने लगी। आहान तुम्हारी जान ले लेगा, शनाया ने कहा। क्या आहान वक्त रहते शनाया को बचा पाएगा? हाँ, आहान मेरी जान ले लेगा। तुम जानती भी हो तुम किससे बात कर रही हो। आहान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, अनन्या ने कहा। आहान भले ही रायजादा परिवार का उत्तराधिकारी था, पर था तो वो एक नाजायज बेटा ही। कोई भी आहान को अपना नहीं मानता था। वही अनन्या उनकी बेटी थी और उसकी पोजीशन भी रायजादा परिवार में बहुत थी। अगर आहान अनन्या को कुछ भी करता तो उसे बहुत कुछ सहना पड़ता। शनाया के चेहरे का रंग उड़ने लगा था। क्या हुआ, अब तुम्हें डर लग रहा है, अनन्या ने पूछा। जब अनन्या ने देखा कि शनाया का चेहरा फीका पड़ रहा है तब उसे बहुत खुशी हुई। शट अप, शनाया ने अनन्या को घूरते हुए कहा। वो एक पागल लड़की के सामने अपना सिर झुकाने वाली नहीं थी। उसे मरना मंजूर था पर अनन्या के सामने सिर झुकना नहीं। तुम सच में इतनी जिद्दी हो क्या? तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें मार दूंगी, अनन्या ने कहा। डर किस बात का? अगर तुम्हें मुझे मारना होता तो तुम कब का मार चुकी होती, मुझसे इतनी बात नहीं करती, शनाया ने कहा। अच्छा ऐसी बात है, तुम्हें डर नहीं लगता ना? आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि डर क्या होता है। अनन्या को शनाया की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपना चाकू लिया और शनाया के एक हाथ पे मारा। अनन्या ने चाकू इतना अंदर तक मारा कि उससे बहुत खून बहने लगा। शनाया दर्द में चिल्लाने लगी। उसके माथे पर पसीना आ गया था। दर्द हो रहा है, अनन्या ने पूछा। शनाया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने दांत पीसने लगी और दर्द सहने लगी। नहीं, शायद मैं थोड़ी दयालु हो रही हूँ। शनाया को देखकर अनन्या का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। इतना कहकर अनन्या ने शनाया के हाथ पर नीचे की तरफ कट लगाना शुरू किया। शनाया के लिए यह दर्द अनबेरेबल था। उसने अपनी आंखें बंद कर की और दर्द सहने लगी। मेरी बेटी को छोड़ दो, यामिनी ने कहा और अपनी बेटी भागने लगी। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर यामिनी को बुरा भी लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। तभी एक बॉडीगार्ड ने यामिनी को बालों से पकड़ा और उसके पेट पर लात मार के उसे गिरा दिया। यामिनी दर्द में वहीं लेट गई और कहराने लगी। अभी भी माफी नहीं मांग रही तुम, अनन्या ने कहा। तुम पागल हो, स्टूपिड। अगर हिम्मत है ना तो मुझे जान से मारो। शनाया किसी भी कीमत पर अनन्या के सामने झुकने वाली नहीं थी। मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना, मैं तुम्हें मार नहीं सकती। तुमसे मुझे उस नालायक को हराने में मदद मिलेगी, अनन्या ने कहा और झटके से अपना चाकू शनाया के हाथ ले निकल लिया और शनाया के दूसरे हाथ पर मारा।
शनाया का नाजुक शरीर कांपने लगा। माफी मांगो मुझसे और मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, अनन्या ने कहा। अनन्या को नहीं लगा था कि शनाया इतनी टफ होगी। इतना दर्द सहने के बाद भी शनाया उसके सामने नहीं झुक रही थी। माफी, बिल्कुल नहीं, तुम्हें जो करना है ना कर लो, मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगी, शनाया ने कहा। बहुत मोटी चमड़ी है तुम्हारी, अनन्या ने कहा, पर पसंद है मुझे तुम जैसे लड़की, तुम्हें टॉर्चर करने में बहुत मजा आएगा, अनन्या ने कहा। अनन्या के चाकू अभी तक शनाया के हाथ में था। उसे बहुत दर्द हो रहा था। दर्द की वजह से शनाया बेहोश होने लगी थी। बस इतनी ही ताकत थी तुम्हें, यूजलेस, अनन्या ने कहा। फिर उसने बेरहमी से चाकू निकला और यामिनी से कहा, उस नालायक को कॉल करो और अभी यहाँ बुलाओ। अगर 10 मिनट में वो यहाँ नहीं पहुंचा तो मैं शनाया की एक उंगली काट दूंगी। अनन्या बहुत गुस्से में थी। यामिनी जब आहान को कॉल कर रही थी तब उनके हाथ कांप रहे थे। तुरंत घर आओ, अगर तुम 10 मिनट में घर नहीं पहुंची तो ये लोग शनाया को मार डालेंगे, यामिनी ने आहान से कहा। क्या? आहान ये सुनकर गुस्से में उबलने लगा। तभी अनन्या ने यामिनी से फोन छीना और कहा, अगर तुम 10 मिनट में यहाँ नहीं आए तो तुम्हारी पत्नी एक एक करके अपनी सारी उंगलियां गंवा बैठेगी। अनन्या। आहान तुरंत पहचान गया था कि यह आवाज अनन्या की थी। आहान को बिल्कुल विश्वास नहीं था कि अनन्या शिमला आ जाएगी, पर इससे पहले आहान कुछ कह पाता अनन्या ने फोन रख दिया था। आहान की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी और उसका पूरा शरीर गुस्से की वजह से कांपने लगा था। जब देवांश ने उसे ऐसे देखा तब उसने पूछा, यंग मास्टर, क्या बात है? आहान ने देवांश की बात का कोई जवाब नहीं दिया और तुरंत गाड़ी से उतरकर घर की तरफ भागने लगा। तुम्हें क्या लगता है वो नालायक यहाँ 10 मिनट में पहुंच जाएगा? अनन्या यूं ही अपने चाकू से खून साफ करते हुए पूछा। शनाया अपनी आंखें खोली और कुछ कहने की कोशिश की, पर इतना खून बहाने के बाद और इतना दर्द सहने के बाद उसमें कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं बची थी। अगर वो यहाँ 10 मिनट में नहीं आया तो भुगतना तो तुम्हें पड़ेगा, अनन्या ने शनाया से कहा। और जब वो यहाँ आ जाएगा तब तुम नहीं बचोगी, बहुत हिम्मत करके शनाया ने कहा और फिर बेहोश हो गई। तुम्हारी इतनी हिम्मत, अनन्या ने कहा, फिर अपना गुस्सा शांत किया। आने दो उसे, देखते हैं कौन किस पर भारी पड़ता है। तुम दोनों इधर आओ और अपने घुटने टेक कर बैठ जाओ, अनन्या ने शेखर और यामिनी से कहा। मैं क्यों घुटने टेकूं? मेरा उस आहान से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो चाहती हूं कि वो मर जाए। मैं तो आपकी साइड ही हूं, यामिनी ने तुरंत कहा। अच्छा, ऐसी बात है, अनन्या ने कहा और हंसने लगी। कुछ भी हो तुम उसकी सास हो और जिसका भी उससे रिश्ता है मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, अनन्या ने कहा। दोनों को जबरदस्ती घुटने तक कर अनन्या के सामने बिठाया गया। उधर शनाया बेहोश थी। 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट बचा है। मुझे नहीं लगता वो नालायक यहाँ वक्त रहते पहुंच पाएगा। मुझे अपना वादा निभाना पड़ेगा, अनन्या ने कहा और शनाया की उंगली को अपने हाथ में ले लिया। स्टॉप! तभी गेट से एक चिल्लाने की आवाज आई। अनन्या ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और मुस्कुराने लगी। उसने जो सोचा था वो वही करना चाहती थी, इसलिए आहान के आने के बाद भी उसने शनाया की उंगली काटने की तैयारी की। जैसे ही अनन्या चाकू शनाया के पास लेके आई उसे एक धक्का महसूस हुआ और वो कुछ कदम दूर जाकर गिरी। आहान हवा की स्पीड से वहां आ गया था। किसी को समझ नहीं आया था कि आखिर वहां क्या हुआ था। अनन्या के आसपास एक बहुत ही अजीब ऑरा बन गया था जिसकी वजह से उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। आहान में इतनी फुर्ती कैसे हो सकती थी? पालक झपकाते ही वो दरवाजे से ड्राइंग रूम में आ गया था और इससे पहले कोई कुछ समझ पाता उसने अनन्या को अपनी जगह से हटाकर कुछ मीटर दूर फेंक दिया था। अनन्या ने अपने मन में सोचा, आहान में इतनी स्पीड कैसे आ गई? अगर मैं कोई नॉर्मल लड़की होती तो इसका यह वार बिल्कुल सह नहीं पाती। अच्छा हुआ मैंने वक्त पर चाकू छोड़ दिया, वरना शनाया की उंगली तो पता नहीं मेरा गला जरूर कट जाता। अनन्या को धक्का देने के बाद आहान ने शनाया को संभाला। शनाया के दोनों हाथों से खून बह रहा था। ये देखकर आहान के दिल को बहुत चोट पहुंची। शनाया, इसका बदला मैं लेकर रहूंगा, उसने शनाया का गाल सहलाते हुए उससे कहा। फिर वो अनन्या की तरफ मुड़ा और बोला, तुम यहाँ से सही सलामत घर नहीं पहुंच पाओगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आहान की आवाज में बहुत गुस्सा था। अनन्या को बहुत डर लग रहा था, पर फिर भी उसने अपने डर को छुपाते हुए कहा, तुम मुझे मारोगे? हा हा हा, तुम मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते। 3 साल शिमला में क्या रहे भूल गए क्या कि मैं कौन हूँ और तुम्हारी क्या औकात है? ये शिमला है, दिल्ली नहीं। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता? आहान गुस्से में चिल्लाया। अनन्या आहान को उस पर हाथ उठाने के लिए उकसा रही थी। अगर आहान ने आज उस पर हाथ उठाया तो पूरा रायजादा परिवार उसके पीछे पड़ जाएगा और उसे हेयर की पोजीशन से भी हटा देगा। अच्छा, तुम में इतनी हिम्मत है तो फिर मारो ना, अनन्या ने कहा। आहान का एक पंच ही अनन्या को मारने के लिए काफी था, पर वो ऐसा नहीं कर सकता था। अगर अनन्या को कुछ हो जाता तो फिर उसके अपनों के लिए मुसीबत हो जाती। शनाया, शेखर, यामिनी, विक्की, रॉकी, सनी, समीर, रायजादा परिवार इन सबको मार देता। ऐसा नहीं था कि आहान कुछ करना नहीं चाहता था, बल्कि वो कर नहीं पा रहा था। आहान ने अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश की। आहान को अपना गुस्सा शांत करते देख अनन्या को गुस्सा आने लगा।
उसने कहा, तुम यही कर सकते हो, अपना गुस्सा और अपनी फीलिंग्स दबा सकते हो। इतने साल परिवार में रहकर भी तुमने यही किया और आज भी तुम यही कर सकते हो गया तुम्हारा। आहान ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम चाहते हो मैं यहाँ से चली जाऊं? अनन्या ने कहा, तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जाने दूंगा मैं। आहान ने कहा, अच्छा तो फिर क्या खाना खिलाकर भेजोगे? अनन्या ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा और हंसने लगी। फिर उसने कहा, अगर तुम सोच रहे हो कि मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो तो भूल जाओ, डील नहीं कर सकते। मुझे जख्मी लड़कियों से डील करने का कोई शौक भी नहीं है। आहान ने कहा, जख्मी क्या मतलब है तुम्हारा? अनन्या ने कहा, समझ आ जाएगा तुम्हें। आहान अनन्या को उकसा रहा था। वो चाहता था कि अनन्या अपने बॉडीगार्ड और उस बूढ़े आदमी को उस पर अटैक करने के लिए कहे ताकि वो अपना गुस्सा उन पर निकाल सके और अनन्या को दिखा सके कि अब वो पहले वाला आहान नहीं रहा। धीरज अंकल, अटैक कीजिए इस पर, अनन्या ने उस बूढ़े आदमी से कहा। आहान ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। जैसे ही धीरज ने आहान पर अटैक किया, आहान ने आसानी से उसे डॉज कर दिया। फिर धीरज ने एक अटैक और किया जिससे भी आहान बच गया। आहान की फुर्ती देखकर धीरज के मुंह से निकला, मार्शल आर्ट मास्टर। धीरज खुद के मार्शल आर्टिस्ट था, इसलिए वो हाई लेवल मूव्स कर रहा था, पर आहान उन्हें डॉज करना जानता था। इसका साफ साफ मतलब यह आहान मार्शल आर्ट के सारे लेवल पार कर चुका था। अब आहान अटैक करने के लिए तैयार हुआ। उसने धीरज को छाती पर पंच किया और वो कुछ मीटर दूर जाकर दीवार से टकराया। ये देखकर अनन्या को बहुत गुस्सा आया। अनन्या आगे आकर आहान पर अटैक करने के लिए तैयार हुई। आहान ने खुद को बचाने के लिए उसके मुंह को डॉज किया और वहां से हट गया। अटैक के चक्कर में अनन्या खुद को संभाल नहीं पाई और उसका चेहरा वहां राखी कांच की टेबल पर जाकर लगा। टेबल टूट गया और कांच के कुछ टुकड़े अनन्या के चेहरे में लग गए। अनन्या दर्द से चिल्लाने लगी। उसका खूबसूरत चेहरा खराब हो गया था। अंकल, इसने मेरा चेहरा खराब कर दिया, अनन्या ने चिल्लाते हुए कहा और रोने लगी। धीरज के लिए अनन्या बेटी समान थी। उसको ऐसे देख धीरज ने खुद को संभाला और आहान से लड़ने के लिए तैयार हुआ। रायजादा फैमिली ने अनन्या को आहान के पास इसलिए ही भेजा था ताकि वो अंदाजा लगा सके कि आहान ने कितनी ताकत है। उन्हें लगा था कि आहान मार्शल आर्ट के स्टेज 2 के लेवल 1 पर होगा, इसलिए उन्होंने धीरज को भेजा था जो स्टेज 2 के लेवल 2 पर थी। उन्हें लगा था कि अगर वहां कोई बड़ी प्रॉब्लम हुई तो धीरज आहान से डील कर लेगा। ये तुमने सही नहीं किया, धीरज ने कहा। आप मुझे बोल रहे हैं कि मैंने सही नहीं किया? जब ये शनाया को चोट पहुंचा रही थी तब तो आपने नहीं बोला इसे कुछ, आहान ने कहा। आहान पहचान गया था कि धीरज कौन था। रायजादा परिवार ने धीरज को वहां इसलिए भेजा था ताकि वो अनन्या को कोई भी बेवकूफी करने से बचा सके, पर धीरज ने ऐसा नहीं किया और शनाया को टॉर्चर करने में अनन्या का साथ दिया। तुम्हें डरना चाहिए। मैं रायजादा परिवार की बेटी हूँ और तुम नाजायज बेटे हो, इसलिए हमें नुकसान पहुंचाने से पहले 10 बार सोचा, अनन्या ने कहा। अच्छा, सोच लिया 10 बार। इतना कहकर आहान ने धीरज को लगातार 10 थप्पड़ मारे। वो अपना सारा गुस्सा धीरज पर उतार रहा था, पर अनन्या को चैन नहीं था। अनन्या ने फिर से आहान पर अटैक करने की कोशिश की और इस बार फिर वो चूक गई। वो जमीन पर गिर गई और दर्द में रोने लगी। उसके पेट पर बहुत जोर से चोट आई थी। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, अनन्या दर्द में चिल्लाई। ठीक है, ले लो मेरी जान, मैं इंतजार करूंगा, पर उस तुमने जो शनाया को तकलीफ पहुंचाई है तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, वो भी 100 गुना ज्यादा खतरनाक सजा, आहान ने कहा। इस वक्त अनन्या और धीरज में आहान से लड़ने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। ले जाओ इन्हें यहाँ से और फिर कभी यहाँ मत नजर आना, आहान ने अनन्या के बॉडीगार्ड से कहा। इतना सुनते ही वो अनन्या और धीरज को वहां से ले जाने लगी। रायजादा परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तुम बस अब अपनी मौत का इंतजार करो, अनन्या चिल्ला रही थी। अनन्या की ऐसी हालत देखकर रायजादा परिवार अब कैसे रिएक्ट करेगा? अनन्या रायजादा अपने परिवार में एक बहुत ऊंची पोजीशन पर थी। उसके पिता की अपने परिवार में चलती थी। अनन्या की ऐसी हालत देखकर कोई भी चुप रहने वाला नहीं था। सबको आहान से प्रॉब्लम थी। नाजायज होने के बाद भी आदित्य रायजादा ने उसे रायजादा बिजनेस का हेयर बना दिया था। ये बात किसी को भी कैसे हजम हो सकती थी? कोई कुछ नहीं बोल, इसलिए सब मिलकर कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे आदित्य खुद ही आहान को बिजनेस हैंडओवर ना करे। ऐसा करने के लिए आहान की ताकत का अंदाजा लगाना जरूरी था। अनन्या और धीरज इसलिए ही वहां आए थे। अनन्या ने एक भी बार अपने वहां आने का कारण नहीं बताया था, पर आहान इतना तो समझता ही था। इन गिल हाउस शनाया आहान के आने से पहले ही बेहोश हो गई थी। यामिनी और शेखर भी आहान और धीरज के लड़ाई में इंजर हो गए थे और उन्हें भी बहुत अजीब लग रहा था। शनाया के हाथों को देखकर आहान को बहुत तकलीफ हो रही थी। उसके दिल में जैसे आग लग रही थी। वो अंदाजा भी नहीं लगा पा रहा था कि शनाया को कितनी तकलीफ हुई होगी जब अनन्या ने उसे चाकू से मारा था। ये सब रायजादा परिवार की वजह से हुआ है, इसका हिसाब तो उन्हें चुकाना ही होगा, आहान ने सोचा। रायजादा परिवार से वो कभी भी बदला ले सकता था। इस वक्त जरूरी था शनाया का ट्रीटमेंट करवाना। अगर शनाया को वक्त पर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो उसके साथ कुछ भी हो सकता था। आहान ने कार्तिक कोहली को कॉल किया। कार्तिक, एक बहुत अच्छे डॉक्टर को लेकर तुरंत गिल हाउस आओ,
आहान ने कहा। 5 मिनट में कार्तिक वहां पहुंच गया। वो अपने साथ अपना फैमिली डॉक्टर लाया था। जब वो घर में आया तो वहां की हालत बहुत खराब थी। सब कुछ बिखरा हुआ था और आहान को छोड़कर बाकी सब बहुत बुरी हालत में थे। यंग मास्टर, ये सब क्या है? किसने किया ये सब? कार्तिक ने पूछा। रायजादा फैमिली ने, आहान ने जवाब दिया। कार्तिक को बहुत बड़ा झटका लगा। उसे नहीं पता था कि रायजादा फैमिली स्प्रिंग कॉर्पोरेशन में थी और यहाँ इतना कुछ हो गया था। यंग मास्टर, माफ कीजिए, मुझे सिक्योरिटी पर ध्यान देना चाहिए था। यह मेरी वजह से हुआ है, कार्तिक ने कहा। कार्तिक, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इस हादसे से आपका कोई लेना देना नहीं है, आहान ने कहा। आहान जानता था कि भले ही वहां कितनी भी सिक्योरिटी क्यों ना होती, अनन्या को वो अंदर आने से नहीं रोक सकते थे। कार्तिक, ये सब बातें बाद में भी हो जाएंगी। पहले प्लीज डॉक्टर को शनाया का ट्रीटमेंट करने दो, आहान ने शनाया के लिए परेशान होते हुए कहा। कार्तिक का डॉक्टर शनाया का ट्रीटमेंट कर रहा था। बेसिक फर्स्ट एड के बाद आहान शनाया को हॉस्पिटल ले गया। दूसरी तरफ अनन्या भी हॉस्पिटल में थी। अनन्या की चोटें शनाया से गहरी थी। इनका इलाज यहाँ नहीं था, इसलिए रायजादा फैमिली ने तुरंत अनन्या के लिए प्राइवेट जेट भेजा और उसे रायजादास के प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। अनन्या के साथ क्या हुआ था, ये बात रायजादा फैमिली में आग की तरह फैल गई थी। इस बात से पूरे रायजादा परिवार में भूचाल आ गया था। रायजादा फैमिली के बड़े बड़े लोग एक कमरे में बैठे थे और यह सोच रहे थे कि आहान में इतनी ताकत कहां से आए। अनन्या की यह हालत करने में आहान को डर नहीं लगा। किसी ने कहा, आहान जानता है अनन्या के पिता मार्शल आर्ट मास्टर है। अभी तक कोई ग्रैंड मास्टर बना नहीं है, इसलिए वो ही सबसे ऊंची पोजीशन पर है। फिर भी आहान ने ये किया, किसी दूसरे ने कहा। उस नालायक आहान के साथ क्या होगा अब पापा ही डिसाइड करेंगे। आहान की जिंदगी अब पापा के हाथ में है। ये बात अनन्या के बड़े भाई ने कही थी। अनन्या की हालत के बारे में सुनकर वो मिलिट्री से वापस आ गया था। अब अनन्या के पिता के डिसीजन से सिर्फ आहान ही नहीं बल्कि रायजादा परिवार में सबकी जिंदगी बदलने वाली थी। उनका फैसला ही रायजादा परिवार का स्ट्रक्चर तय करने वाला था। 2 दिन बाद शनाया को होश आया। हॉस्पिटल बेड पर लेटे लेटे जब शनाया ने आंख खोली तब उसे सबसे पहले यामिनी नजर आए। शनाया, तुम्हें होश आ गया? यामिनी ने चैन की सांस ली। मॉम, आहान कहाँ है? शनाया ने बहुत धीमी आवाज में पूछा। शनाया पहले ही बेहोश हो गई थी, इसलिए उसे कुछ नहीं पता कि उस दिन वहां क्या हुआ था। आहान का नाम सुनते ही यामिनी के चेहरे का रंग बदल गया। तुम अभी भी उस नालायक के बारे में पूछ रही हो? उसकी दी हुई यह चोटें काफी नहीं है क्या? यामिनी ने रूखी आवाज में कहा। यामिनी को बहुत गुस्सा आ रहा था। अगर आहान उनकी जिंदगी में नहीं आया होता तो आज तीनों की यह हालत नहीं होती। मॉम, इसमें आहान की कोई गलती नहीं है। हर वक्त उसे ब्लेम करना बंद कीजिए प्लीज, शनाया ने कहा। शनाया, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें कुछ दिखाई सुनाई नहीं दे रहा? तुम अभी भी कह रही हो कि इसमें आहान की गलती नहीं है? यामिनी ने शनाया से कहा। मॉम, शनाया कुछ कहना चाहती थी पर यामिनी ने बीच में टोक दिया। शनाया, जब हम में से कोई मर जाएगा तब तुम आहान को ब्लेम करोगी क्या? यामिनी शनाया से बहुत अपसेट थी। उसे आहान कभी गलत नहीं लगता था। तभी रूम में आहान आया। शनाया को होश में देखकर वो बहुत खुश हो गया। शनाया, तुम ठीक तो हो ना? आहान ने पूछा। हम, शनाया ने आंखों से इशारा करते हुए कहा। थोड़ा सा नाश्ता कर लो, तुमने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, आहान ने कहा और नाश्ते के बैग से नाश्ता निकालने लगा पर इतने में ही यामिनी ने वो बैग गिरा दिया। सारा नाश्ता जमीन पर गिर गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? शनाया को इतनी तकलीफ पहुंचाने के बाद भी तुम्हारा मन नहीं भरा क्या? यामिनी ने गुस्से में कहा। मॉम, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं इसमें आहान की कोई गलती नहीं मानती, शनाया ने कहा। शट अप, यामिनी ने शनाया को चुप कराते हुए कहा। फिर उसने आहान की तरफ देखा और कहा, उस दिन जो कुछ भी हुआ मुझे उसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए। वो लड़की कौन थी? उसका नाम अनन्या रायजादा है। वो यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि उसे मुझसे प्रॉब्लम है, आहान ने जवाब दिया। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? यामिनी ने पूछा। मॉम, इस वक्त मैं आपको कुछ नहीं समझा सकता, वक्त आने पर आपको सब समझ आ जाएगा, आहान ने कहा। नहीं, मुझे सब कुछ अभी जानना है, यामिनी ने कहा। मॉम, प्लीज शनाया को आराम करने दीजिए, आहान ने कहा। अगर तुमने मुझे आज सब कुछ सच नहीं बताया तो मैं फैमिली कोर्ट में जाकर तुम्हारा और शनाया का डिवोर्स फाइल कराऊंगी। फिर फ्यूचर के बारे में सोचना भी मत, यामिनी ने कहा। अनन्या के आने ने यामिनी के दिल पर बहुत गहरा असर छोड़ा था। वो आहान की सच्चाई जानना चाहती थी, वरना उसे शांति नहीं मिलती और वो हर वक्त बेचैन रहती। मॉम, आप आहान से सवाल करना बंद करेगी? शनाया ने बेचैन होते हुए कहा। मैं इससे सवाल करूंगी। तुम जानती भी इसने तुमसे क्या क्या छिपाया है। तुम्हारी पीठ पीछे इसका एक लड़की के साथ अफेयर है और उसके अलावा हर जगह इसके दुश्मन भी है। सब हमें ढूंढ रहे हैं और हमें मारना चाहते हैं। इसका सबसे ज्यादा बुरा असर तुम पर हो रहा है शनाया, यामिनी ने कहा। फिर उसने आहान से पूछा, इन सब का जवाब है तुम्हारे पास? आज मुझे जवाब चाहिए। मॉम, आप मुझे और आहान को अकेला छोड़ेंगी प्लीज?
मैं आहान से अकेले में बात करना चाहती हूँ। जब आहान मुझे सब बता देगा तब मैं आपको बता दूंगी, शनाया ने कहा। यामिनी ने कुछ सोचा फिर कहा, ठीक है, पूछो इससे और बताओ मुझे। यामिनी जानती थी कि आहान भले ही उसे कुछ ना बताए पर शनाया को वो जरूर कुछ ना कुछ बताएगा, इसलिए उसका आहान पर जोर देने का कोई फायदा नहीं था, बल्कि शनाया की बात मान लेने में ही भलाई थी। जब यामिनी वहां से चली गई तब शनाया ने आहान से पूछा, आहान ये सब क्या है? वो कौन थी? यहाँ क्यों आई थी? शनाया, वो मेरे चाचा आलोक रायजादा की बेटी थी। शनाया ने कहा। वो यहाँ तुम्हें ढूंढते हुए क्यों आई थी? क्या वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहती है? वो क्यों कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहती है? शनाया ने पूछा। आहान की पोजीशन रायजादा फैमिली में वही थी जो शौर्य की गिल फैमिली में थी। शौर्य की सब अभूत इज्जत करते थे पर आहान के केस में ऐसा नहीं था। अनन्या के बर्ताव से साफ पता चल रहा था कि आहान किसी को पसंद नहीं था। क्योंकि मैं आदित्य रायजादा का नाजायज बेटा हूँ, आहान ने कहा। आहान ने शनाया से कुछ नहीं छुपाया और सब कुछ सच सच बता दिया। आहान को नहीं पता था कि उसकी मां नैना और आदित्य के बीच में क्या हुआ था। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे पर रायजादा फैमिली को उनका रिश्ता मंजूर नहीं था। आदित्य ने साफ साफ बोल दिया था कि वो नैना से ही शादी करेंगे पर उनका परिवार नहीं माना। लास्ट में आदित्य के पिता ने उसे बहुत मारा और नैना को घर से निकाल दिया। आदित्य के पिता ने उससे कहा, अगर तुम चाहते हो कि नैना जिंदा रहे और खुश रहे तो मेरी पसंद की लड़की से शादी कर लो, वरना तुम जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ। आदित्य के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। आदित्य ने कल्पना से शादी कर ली। किसी को नहीं लगा था कि आदित्य और कल्पना की शादी के बाद नैना फिर कभी वहां आएगी, पर वो आई। उनकी शादी के 3 साल बाद नैना एक 3 साल के लड़के के साथ वहां आई। वो लड़का आहान था। रायजादा फैमिली के आधे मेंबर्स ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि वो आदित्य का खून था, मतलब रायजादा परिवार का वंश था, और बाकी लोगों के लिए वो बस नाजायज औलाद था। पर उस वक्त कोई कुछ नहीं कह सकता था क्योंकि उनको वहां रखने का फैसला घर के हेड का था। दोनों ने वहां बहुत तकलीफ सहन की थी और आदित्य ने उनका साथ कभी नहीं दिया था। पूरा परिवार उन्हें बदनाम करता था और आदित्य सिर्फ उनकी बातें सुनता था। ये सब देखकर आहान को बहुत गुस्सा आता था। एक दिन सारी हदें पार हो गई। रायजादा फैमिली की वजह से नैना की मौत हो गई। अपनी मां को खोने के बाद आहान वहां से भाग आया। अब उसकी किस्मत शनाया और गिल फैमिली के साथ थी। सब कुछ सुनकर शनाया की आंखों में आंसू आ गए। अब उसे समझ आ रहा था कि आहान ने आज तक सच क्यों नहीं बताया था। वो सोच रही थी कि आहान ने कितनी प्रॉब्लम्स फेस की है अपनी लाइफ में। उसका अपना परिवार उसे पसंद नहीं करता था। उसके पिता ने भी कभी उसका साथ नहीं दिया था, पर फिर वो उत्तराधिकारी क्यों बना? तो फिर आदित्य रायजादा ने तुम्हें रायजादा बिजनेस का हेयर क्यों बनाया? शनाया ने पूछा। अगर मैं बताऊंगा तो शायद तुम्हें विश्वास ना हो, आहान ने कहा। मुझे तुम पर विश्वास है, शनाया ने कहा। 100% शो तो मैं भी नहीं हूँ, पर शायद उन्हें पता चल गया कि मैं मार्शल आर्ट मास्टर हूँ। अगर उनके परिवार पर कोई मुसीबत आई तो मैं उससे डील कर सकता हूँ, इसलिए वो मुझे इस परिवार की और बिजनेस की जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं। आहान को जो लग रहा था उसने शनाया को बता दिया। आहान अपनी किस्मत को बहुत कोस रहा था। 26 साल पहले अगर आदित्य ने अपने पिता की बात नहीं मानी होती तो आज आहान नहीं होता। वो नैना के साथ उसे भी मार देते। आहान, अब तुम क्या करोगे? शनाया ने पूछा। आहान की बातों से साफ पता चल रहा था कि रायजादा फैमिली उसे आसानी से नहीं जाने देगी। कुछ नहीं, घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। मुझे नहीं लगता रायजादा परिवार कुछ करेगा। उस हादसे को 2 दिन हो चुके हैं। अगर उन्हें कुछ करना होता तो वो 2 दिन नहीं रुकते, आहान ने शनाया को समझाया। शनाया ने कहा। शनाया को बुरा लग रहा था कि वो आहान के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। ये सब सुनकर अब उसे और भी कमजोर महसूस हो रहा था। शनाया, अब तुम आराम करो, आहान ने कहा और वहां से चला गया। हॉस्पिटल से निकलने के बाद आहान के पास विक्की का फोन आया। यंग मास्टर, आइस लोड्स को प्यूरिफाई करने के लिए सब सामान आ गया है, आप आ जाइए और प्रोसेस शुरू कीजिए, विक्की ने कहा। ठीक है, आहान ने जवाब दिया। कुछ देर बाद हॉस्पिटल आगे कुछ रोल्स रॉयस गाड़ियां आकर रुकी। उसमें से एक औरत निकली और उनके साथ कुछ और लोग भी थे। वो सीधा शनाया के रूम में गए जो इस वक्त यामिनी के साथ थी। उस लेडी ने यामिनी की गर्दन पर मारा और यामिनी बेहोश हो गई। आपने मेरी मॉम के साथ क्या किया? शनाया ने घबराते हुए पूछा। कुछ नहीं बेटा, बस बेहोश किया है, उस लेडी ने कहा। कौन है आप? क्या चाहती है? शनाया ने पूछा। मैं चाहती हूँ कि तुम आहान को डिवोर्स दे दो, उस लेडी ने कहा। आखिर ये लेडी कौन है और वो आहान और शनाया का डिवोर्स क्यों चाहती है? शनाया इस वक्त हॉस्पिटल में आराम कर रही थी। यामिनी उसी के पास बैठी थी और बार बार उससे आहान के बारे में पूछ रही थी। शनाया, आहान की सच्चाई क्या है मुझे बताओ, यामिनी ने पूछा। मॉम, मैं आपको क्या बताऊं? शनाया ने कहा। तुम आहान के बारे में जानती हो ना? यामिनी ने फिर से पूछा। शनाया यही सोच रही थी कि वो यामिनी के बात को कैसे टाले। तभी हॉस्पिटल आगे कुछ रोल्स रॉयस गाड़ियां आकर रुकी। उसमें से एक अधेड़ उम्र की औरत निकली और उनके साथ कुछ और लोग भी थे। मैडम, हम पहुंच गए,
एक बॉडीगार्ड ने कहा। इसके बाद वो सीधा शनाया के रूम में गए जो इस वक्त यामिनी के साथ थी। शनाया इस वक्त वही सोच रही थी कि वो यामिनी को कटा जवाब दे, तभी यामिनी के पीछे एक शैडो आए। इससे पहले शनाया कुछ रिएक्ट कर पाती उस लेडी ने यामिनी की गर्दन पर मारा और